हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संतुलित अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर एवं अभिक्रियक की लुप्त होने तथा उत्पाद के प्रकट होने की दर। और इस पार्ट से हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन आज के इस पार्ट में हम संतुलित अभिक्रिया के आधार पर जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप अमोनिया बनने की अभिक्रिया को देख सकते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो यह एक संतुलित अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम देखेंगे कि अभिक्रियक के लुप्त होने की दर। तो पीछे मैंने बता दिया है कि कैसे अभिक्रियक के लुप्त होने की दर लिखते हैं या फिर उत्पाद के प्रकट होने की दर लिखते हैं। तो अभिक्रियक के लुप्त होने की दर के लिए मैंने बताया था माइनस अभिक्रियक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा हुआ समय। तो माइनस मैंने बताया था कि इसलिए लगाए जाते हैं कि अभिक्रियक की जो मात्रा होती है समय के साथ साथ घटती है। तो यहाँ पर अभिक्रियक कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर। तो नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा N2 की सांद्रता बटे परिवर्तन में लगा हुआ समय। वहीं हम बात करें हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर। तो हाइड्रोजन की लुप्त होने की दर बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा हाइड्रोजन की सांद्रता बटे परिवर्तन में लगा हुआ समय। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा। जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं उत्पाद के निर्माण यानी कि संश्लेषण की दर की। तो यहाँ पर अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो उत्पाद के बनने की दर के लिए फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पर उत्पाद हमारा क्या है? अमोनिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अमोनिया के प्रकट होने की दर बराबर प्लस डेल्टा अमोनिया की सांद्रता बटे परिवर्तन में लगा हुआ समय। तो आइए हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर, हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर तथा अमोनिया के प्रकट होने की दर में क्या समानता है या फिर क्या डिफरेंस है। तो हम इनकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हम रिएक्शन में देख सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 मोल अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की लुप्त होने की दर क्या है? माइनस डेल्टा नाइट्रोजन की सांद्रता बटे डेल्टा टी है। वहीं हाइड्रोजन की लुप्त होने की दर की बात करें तो हाइड्रोजन की लुप्त होने की दर बराबर है माइनस डेल्टा हाइड्रोजन की सांद्रता बटे डेल्टा टी। अब दोस्तों हम इनकी तुलना करते हैं। तो अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन के खर्च होने तथा 3 मोल हाइड्रोजन के खर्च होने में जितना समय लगेगा, यानी कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन के जितनी मात्रा लुप्त हो रही है उतना ही 2 मोल अमोनिया का निर्माण हो रहा है। इस अभिक्रिया के लिए एक रफ डाटा भी आप ले सकते हैं। तो जैसे मान सकते हैं कि इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में 10 मिनट लगा होगा। तो 10 मिनट में नाइट्रोजन का 1 मोल और हाइड्रोजन का 3 मोल क्या हुआ होगा? लुप्त हुआ होगा और 2 मोल अमोनिया के प्रकट हुए होंगे, यानी कि 2 मोल अमोनिया का निर्माण हुआ होगा। और ये पूरी प्रक्रिया 10 मिनट में हुई होगी, यानी कि 10 मिनट में 1 मोल अमोनिया का, 10 मिनट में 3 मोल हाइड्रोजन का खपत हुआ यानी कि लुप्त हुआ और 10 मिनट में ही 2 मोल अमोनिया के निर्माण हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के लिए जो लुप्त होने का जो 1 मोल है हम लोगों ने x के रूप में लिखा है और हाइड्रोजन का 3 गुना है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है? 3x, यानी कि उसके 3 मोल है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको आने वाली वीडियो में मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताऊँगा। तो दोस्तों स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? तो अभिक्रिया में जो आगे की ओर नंबर लिखे होते हैं, यानी कि जो मोलों की संख्या आप कह सकते हैं, वही कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे कि नाइट्रोजन के सामने कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 मोल, अमोनिया के सामने 3 लिखा हुआ है यानी कि 3 मोल। तो यही स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। वही बात करें हम अमोनिया के प्रकट होने की दर यानी कि निर्माण की दर, तो प्लस डेल्टा अमोनिया की सांद्रता बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके जो प्रोडक्ट है यानी कि जो प्रोडक्शन इसका हुआ है 2 मोल हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है 2x। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर x है, तो हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर 3x है और अमोनिया के प्रकट होने की दर यानी कि निर्माण की जो दर है वो है 2x। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के विभिन्न अभिक्रियकों के लुप्त होने की दरें तथा विभिन्न उत्पादों के बनने की जो दरें होती हैं वह समान या अथवा भिन्न हो सकती हैं। तो जैसा कि आज के रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर x है, हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर 3x है और अमोनिया के निर्माण की दर 2x है। तो यहाँ पर दोनों की जो दरें हैं वो भिन्न है। और कल के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि
आपके अभिक्रियक और उत्पाद के जो निर्माण की दर है या लुप्त होने की दर है वो समान थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आज के वीडियो के जो कंसेप्ट है आपके क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि किसी संतुलित अभिक्रिया की दर को हम कैसे लिखते हैं। तो किसी संतुलित अभिक्रिया की दर को उसमें उपस्थित किसी भी अभिक्रियक अथवा उत्पाद के अनुसार व्यक्त किया जा सकता है। तो हमारा जो उदाहरण है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का निर्माण है, तो हम अभिक्रिया की दर को नाइट्रोजन के आधार पर भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन के आधार पर भी कर सकते हैं और अमोनिया के आधार पर भी कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें नाइट्रोजन के आधार पर अभिक्रिया की दर, तो माइनस डेल्टा नाइट्रोजन की सांद्रता बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अभिक्रिया की दर है नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर के बराबर है। आपने देखा होगा कि जब नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर को मैंने लिखा था तो यही समीकरण मैंने लिखा था। तो दोस्तों दोनों के लिए हम यही समीकरण लिख रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि नाइट्रोजन की लुप्त होने की दर जितनी तेज़ी से होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज़ी से होगी। यानी कि नाइट्रोजन की सांद्रता में जितनी जल्दी गिरावट आएगी, यानी कि अभिक्रिया जितनी तेज़ी से होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज़ी से होगी। तो आगे इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि ये कैसे होता है। तो ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा। यहाँ पर पहले जो चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ वो आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो दोस्तों इस अभिक्रिया की दर को हम हाइड्रोजन के आधार पर भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के आधार पर अभिक्रिया की दर बराबर क्या होगा? माइनस डेल्टा हाइड्रोजन की सांद्रता बटे डेल्टा टी होगा। तो जैसा कि दोस्तों हाइड्रोजन के आधार पर अभिक्रिया की दर जो मैंने लिखा है वो पूरी तरह से सही नहीं है। सही क्यों नहीं है अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो इस अभिक्रिया के लिए हम अमोनिया की अभिक्रिया की दर की भी बात कर लेते हैं। तो अमोनिया के आधार पर अभिक्रिया की दर क्या होगा? प्लस डेल्टा अमोनिया की सांद्रता बटे डेल्टा टी। तो अमोनिया के आधार पर अभिक्रिया की दर जो मैंने लिखा हुआ है वो पूरी तरह से सही नहीं है और आप इसे नोट डाउन अभी मत करिएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसको सही करना है। तो आगे वीडियो में मैं इसमें करेक्शन करूंगा। तो करेक्शन कैसे करूंगा उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार किसी संतुलित अभिक्रिया की दर को उसमें उपस्थित किसी भी अभिक्रियक अथवा उत्पाद के अनुसार व्यक्त किया जाए। अभिक्रिया की दर समान होती है। तो याद रखिएगा जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिक्रियक और उत्पाद के लिए समान होती है, जैसा कि आप इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन के आधार पर भी कर सकते हो, हाइड्रोजन के आधार पर भी कर सकते हो, अमोनिया के आधार पर भी कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि तीनों का जो अभिक्रिया की दर है वो समान होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर यहाँ पर नाइट्रोजन के विलुप्त होने की दर, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर तथा अमोनिया के उत्पाद यानी कि निर्माण की जो दर है वो तीनों आपस में बराबर है। तो याद रखिएगा कि अभिक्रिया में लुप्त होने की दर या निर्माण होने की दर कोई भी हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की जो दर होगी वो समान होगी। ऐसा हो सकता है कि नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर अलग हो, हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर अलग हो, परंतु अभिक्रिया में देखा जाए तो अभिक्रिया में सभी समान रूप से आएंगे। तो अभिक्रिया की दर हम चाहे नाइट्रोजन के आधार पर लिखें, चाहे हाइड्रोजन के आधार पर लिखें, चाहे अमोनिया के आधार पर लिखें, सभी के लिए अभिक्रिया की दर बराबर होगी। अब बात करते हैं क्या ये अभिक्रियाएं बराबर है या नहीं, यानी कि इनकी अभिक्रिया की दर बराबर है या नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर और अमोनिया के आधार पर है। तो वास्तव में क्या ये अभिक्रियाएं बराबर है? तो वास्तव में देखा जाए तो ये अभिक्रियाएं बराबर नहीं है। कैसे नहीं है आइए इसको हम समझते हैं। तो नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर के लिए हम लोगों ने लिखा था माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर आपने अभिक्रिया की दर में भी यही लिखा था और इसको हम लोगों ने माना था x। यहाँ पर मोलों की संख्या क्या है? x है। तो यहाँ पर 1 मोल है इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू को x माना था। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर। तो हाइड्रोजन की लुप्त होने की दर क्या थी? माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी था, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा। तो इसके लिए वैल्यू क्या है? 3x है। वही बात करें अमोनिया के प्रकट होने की दर, तो यहाँ पर पॉजिटिव अमोनिया बटे डेल्टा टी है और इसके लिए जो दर है वो है आपका 2x। यानी कि आप देख सकते हैं ये तीनों बराबर नहीं है। जबकि हमें यदि अभिक्रिया की दर को सही लिखना है तो हमें इन तीनों की वैल्यू को बराबर करना होगा। तो इस अभिक्रिया की दर को बराबर करने के लिए इस 3x को हम लोग 3 से डिवाइड कर दें और इस 2x को 2 से डिवाइड कर दें, तो तीनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, यानी कि तीनों का वैल्यू x आ जाएगा। यानी कि जब अब हम इस अभिक्रिया की दर को लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन की अभिक्रिया की दर है उसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि x है, और हाइड्रोजन की जो अभिक्रिया की दर है उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे और जो अमोनिया की अभिक्रिया की दर है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं।
तो दोस्तों इस अभिक्रिया को यदि हम अलग अलग लिखें तो नाइट्रोजन के आधार पर अभिक्रिया की जो दर होगी हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ये सही होगा। परंतु यदि हम हाइड्रोजन के आधार पर अभिक्रिया की दर ऐसे लिखेंगे जैसा कि पीछे मैंने बताया था, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर हमें अपॉन 3 भी लिखना होगा। तो इसके अपॉन 3 नहीं लिखेंगे तब तक हाइड्रोजन के आधार पर अभिक्रिया की दर क्या होगी? गलत होगी। तो हाइड्रोजन के आधार पर अभिक्रिया की दर को सही लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 से भाग देना होगा, यानी कि हम हाइड्रोजन के आधार पर अभिक्रिया की दर को -1/3 डेल्टा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, तभी अभिक्रिया की दर हाइड्रोजन के आधार पर लिखी जाएगी। वही बात करें हम अमोनिया के आधार पर अभिक्रिया की दर, तो अमोनिया के आधार पर अभिक्रिया की दर हम ऐसे नहीं लिख सकते, जबकि पीछे मैंने बताया था कि आप ऐसे लिखेंगे। तो मैंने बताया था कि आगे करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 से डिवाइड करना होगा। 2 से क्यों करना होगा? पीछे अभी मैंने आपको बताया। तो अमोनिया के आधार पर अभिक्रिया की दर हम क्या लिखेंगे? +1/2 इंटू डेल्टा अमोनिया का कंसंट्रेशन बटे डेल्टा टी। तो अभी तक जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया अब उसे हम लोग शॉर्ट में देखेंगे और समझेंगे, और कैसे इसे यूज़ करना है हमें ये भी समझना है। तो आइए इसकी समरी को देखते हैं। तो जैसा कि ये हमारा अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया में नाइट्रोजन के लुप्त होने की दर, तो सिंपली हम लोगों ने देखा माइनस डेल्टा नाइट्रोजन की सांद्रता बटे डेल्टा टी। चूँकि यहाँ पर अभिक्रियक है इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने माइनस लगाया हुआ है। वही बात करें हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लुप्त होने की दर क्या होगी? माइनस डेल्टा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। वहीं अमोनिया के प्रकट होने की दर है तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि उत्पाद है, तो प्लस डेल्टा अमोनिया की सांद्रता बटे डेल्टा टी। अब बात करते हैं इनके अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे। तो नाइट्रोजन के आधार पर अभिक्रिया की दर -1/1, तो आप 1/1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं हाइड्रोजन के आधार पर अभिक्रिया की दर क्या होगा? -1/3 इंटू डेल्टा हाइड्रोजन की सांद्रता बटे डेल्टा टी। जबकि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की लुप्त होने की दर है माइनस डेल्टा हाइड्रोजन की सांद्रता बटे डेल्टा टी है। अब बात आती है कैसे हम अभिक्रिया की दर को लिखेंगे, कैसे याद करेंगे। तो सिंपल सा है कि जब भी हम अभिक्रिया की दर लिखेंगे तो जो लुप्त होने की दर होगी तो उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे हम भाग कर देंगे। जैसे कि हाइड्रोजन में क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1/3 कर दिया, यानी कि 3 से भाग कर दिया, और इस प्रकार हाइड्रोजन के आधार पर अभिक्रिया की दर हमें पता चल गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी हम अभिक्रिया की दर लिखें तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग दिए हैं, लेकिन अगर हम लुप्त होने की दर की बात करेंगे तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यानी कि लुप्त होने की दर में इस गुणांक का, यानी कि इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई मतलब नहीं है, इसका हमें यूज़ नहीं करना है। तो इसी प्रकार हमारा बचा हुआ है अमोनिया के आधार पर अभिक्रिया की दर। तो यहाँ पर आपका स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसलिए 2 से भाग करेंगे, यानी कि 1/2 से हम गुणा कर देंगे। तो हमारा जो अभिक्रिया की दर आएगा अमोनिया के लिए +½ इंटू डेल्टा अमोनिया की सांद्रता बटे डेल्टा टी है। तो याद रखिएगा जब भी हम लुप्त होने की दर या प्रकट होने की दर लिखेंगे तो वहाँ पर हमें कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ नहीं करना है, बट अभिक्रिया की दर में हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।